हे गाइस, दिस इज तरुण एंड आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल मैथ्स एफिनिटी। आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमने कहा था कि हम इस नेक्स्ट वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात सुनिए, तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम क्या बात करेंगे, इसमें से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ मैं जो साइन डिनोट करूँगा, कुछ टर्म्स यूज करूँगा, वो आप पता होनी चाहिए। तो वी यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल किसकी? ट्रांसफार्मर की। सेकेंडरी कॉइल किसकी? ट्रांसफार्मर की। वीएम क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। आईएम क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये कुछ डिनोट मैं करूँगा, इन सब चीज़ों को मैं डिनोट करूँगा, ठीक है। तो अब चलिए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप की बाइसिंग पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, रिवर्स बाइसिंग। तो चलो शुरू करें, ठीक है। तो देखो, जो हमने क्या पढ़ा था, जब पहली साइकिल में क्या होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल निगेटिव होता है, तो वहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा सर्किट एनालिसिस और उसकी वर्किंग नहीं पता, तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने बनाया हो रखा है, पूरा वर्किंग बताया है अच्छे से हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आपके एग्जाम में आता है। और जो आज मैं बता रहा हूँ, ये खासकर बीएससी और बीटेक में बहुत पूछा जाता है। तो सुनिए, वहाँ पर एक साइकिल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता था, बट दूसरी साइकिल में नहीं मिलता था। यानी कि पहली साइकिल में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता था, दूसरे में रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सर्किट डायग्राम में चेंज करूं, पिछले वीडियो में बताया था, उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूं कि जैसे सेकेंडरी कॉइल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल से। बाकी तो प्राइमरी कॉइल और एसी सोर्स लगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सेकेंडरी कॉइल का हम टर्मिनल लेकर चलेंगे, सेकेंडरी कॉइल का हम डायग्राम नहीं बनाने वाले। तो डायोड में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ये ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर हमने बनाया लोड रेजिस्टर के बाद हम इसको सिंपली दूसरे सेकेंडरी कॉइल के दूसरे टर्मिनल तक कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और ये हमारा सिंपली लोड रेजिस्टेंस आर एल है। और ये हमारा क्या है, डायोड का रेजिस्टेंस, इसको हमने डिनोट किया आर एफ से। आप किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हो, चलो हमने आर एफ से डिनोट किया। आर एफ क्या है? आर एफ क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। आर एल क्या है? लोड रेजिस्टेंस। तो ये आपको पता चल गया। देखो, माना कि मैंने फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत अच्छी करंट फ्लो करती है, बट करंट फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस तो होना ही होगा, ही होगा ना। ठीक है, मान लिया हमने डायोड का रेजिस्टेंस आर एफ है, छोटा आर एफ, और ये लो रेजिस्टेंस आर एल है। अब क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ से करंट पूछूँ तो आप क्या बताओगे? आई इक्वल टू वी अपॉन आर एफ प्लस आर एल। और वी क्या है? वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। देखो, यही तो होगा ना, ए और बी। शुरू में बताया था वी क्या है, वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट हमने निकाली। अब जरा रिवर्स बायसिंग पे आते हैं। अब रिवर्स बायसिंग में करंट नेग्लिजिबल फ्लो करती है, जिस बहुत कम फ्लो करती है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो बताइए वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा इन्फानाइट। तो इन्फानाइट आर एफ इक्वल टू इन्फानाइट को हम ऐसे शो कर सकते हैं। और ये हमारा लोड हमेशा की तरह बना रहेगा, और ये हमारे दो टर्मिनल ए और बी। तो अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारी करंट की वैल्यू आती है आई इक्वल टू वी अपॉन इन्फानाइट प्लस आर एल, और समथिंग अपॉन इन्फानाइट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो आई। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। हमने पिछले वीडियो में जब उसकी वर्किंग पढ़े रहे थे हम, तो हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करती है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करती है, रिवर्स बायसिंग में नहीं फ्लो करती। बट हाफ वेव रेक्टिफायर के कंडीशन में भी दोनों ये बायसिंग आती हैं। पहली साइकिल में फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी साइकिल में रिवर्स बायसिंग, फिर फॉरवर्ड फिर रिवर्स, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो हमने वहाँ पे मैथमेटिकली, वहाँ पर हमने कल पिछली वीडियो में देखा था, प्रूव करके देखा, सॉरी, पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकली देखा था और पढ़ा था और सीखा था, और आज हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में करंट इतनी होती है और रिवर्स बायसिंग में करंट इतनी होती है। तो क्लियर हो गया। अब जरा एफिशिएंसी की बात करते हैं कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी है। तो इसको जरा इरेज कर लेते हैं।
किसी चीज़ की एफिशिएंसी कैसे डिनोट की जाती है, किसी चीज़ की एफिशिएंसी कैसे डिनोट की जाती है, ईटा से। तो हम यहाँ पर भी ईटा ही लेंगे, ईटा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ईटा इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर। आउटपुट में हमें डीसी मिलता है कि नहीं मिलता, डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर हो रही है अपॉन इनपुट एसी पावर। इनपुट में हम एसी करंट होता तो पावर भी एसी ही होगी। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, आउटपुट ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आता है। आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर। अब हम पावर का निकालना पड़ेगा हमें, आउटपुट डीसी पावर इनपुट एसी पावर। तो पहले हम आउटपुट डीसी पावर ही निकालते हैं। तो चलो आउटपुट डीसी पावर निकालते हैं। तो डायरेक्टली हेडिंग आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर। अब यहाँ से जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें एफिशिएंसी निकालने में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरे वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो सुनना, ध्यान से सुनना। तो सुनो, हम जानते हैं कि आउटपुट पे हमें डीसी मिलती है, बट वो कांस्टेंट डीसी नहीं मिलती है। ये हमने बहुत पहले बताया था आपको। यहाँ पर हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है, यानी कि जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही हो, जिसमें फ्लक्चुएशन हो, कांस्टेंट डीसी नहीं मिलती है। तो जरा डीसी पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर एल, सॉरी आई स्क्वायर आर। यहाँ पर लोड की बात हो रही है तो आर एल होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर, और ये करंट को मैं डीसी लिख सकता हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये डीसी करंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप पूछोगे, चलो मैं बाद बताऊंगा, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी डीसी पावर आ गई। चलो पावर को भी हम डीसी से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात मुझे बताइए, अब हमारे सामने दिक्कत तो ये खड़ी हो गई कि आई की करंट की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालें? अगर ये कांस्टेंट डीसी होती तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता, जो कि यहाँ पर है नहीं। और कांस्टेंट डीसी में हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो हमारा बड़ी आसानी से आ जाता करंट की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। V=IR से फटाक से करंट की वैल्यू निकल आते ओम्स लॉ से या किरचॉफ लॉ से, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब करंट यहाँ की कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो भाई हमें ऐसे मिल रहा है, तो इसमें कुछ फ्लक्चुएशन है। यहाँ पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं है। यहाँ पे देखो, जीरो से मैक्सिमम है, मैक्सिमम से घट के फिर जीरो हो गई, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो हम जरा एसी का एसी में हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं, पर उस आरएमएस वैल्यू में हम क्या स्टेप लेते हैं? पहले हम एवरेज करंट निकालते हैं, ठीक है, आई एवरेज निकालते हैं नहीं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होता है, उसका हम स्क्वायर करते हैं। फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, उसमें एसी की बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और यही वैल्यू हमारी आई आरएमएस होती है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आई एवरेज निकालेंगे और हमारा देख लेना काम बन जाएगा पहले ही स्टेप में। कैसे बन जाएगा और एसी में क्यों नहीं बनता, ये दोनों चीज़ बताएंगे। तो सुनो, यहाँ पर हमारा कोई ग्राफ बना लेते हैं। जीरो से पाई में मिलता था, पाई से 2 पाई में नहीं मिलता था, फिर ये आगे मिलता था, उससे 3 पाई में मिलता था। तो ये करंट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ये एक्सिस है हमारी। तो यहाँ पर जरा आई एवरेज निकालिए, तो कैसे निकाला जाता है? तो आई डी सी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई, एक साइकिल ले रहे हैं, डी थीटा, आई डी थीटा। तो हम इसको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं ना, 0 से पाई आई डी थीटा माइनस पाई से 2 पाई आई डी थीटा। तो अब जरा देखो, पाई से 2 पाई में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 होगी। तो हम सिंस वी नो दैट पाई 2 पाई आई डी थीटा इक्वल टू 0, तो हमारा अब क्या होगा, आई डी सी इक्वल टू पाई 0 से पाई आई डी थीटा। तो ये हमारे करंट की वैल्यू आई। अभी तुमको बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। तो ये हमारी करंट आई डी सी की वैल्यू आई। क्लियर हो गया? ये हमारे डी सी, बस इतना ही काम था। अब सुनिए, इनपुट, अब हम वहाँ एसी की जरा बात करते हैं। एसी का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। वहाँ पर हम एवरेज से काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर 2 साइकिल होती थी और वहाँ पर 2 साइकिल अपोजिट साइन की होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने यहाँ पर तो एवरेज निकाल लिया, बट क्यों हम नहीं एसी में निकाल सकते एवरेज, और हम उस एवरेज करंट की वैल्यू को ही क्यों नहीं मानते? इस वजह से नहीं मानते क्योंकि वहाँ पर 2 साइकिल अपोजिट साइन की होती थी, और एवरेज अगर हम वहाँ निकालेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारा एवरेज करंट 0 आएगा। दैट्स वाई हम वहाँ पर एवरेज नहीं निकाल के
बता सकते कि करंट कितना बह रही है, ठीक है। वहाँ पर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? दोनों साइकिल अपोजिट साइन की, एक पॉजिटिव साइकिल एक निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों आपस में कैंसिल होकर कुछ नहीं आएगा। इसी वजह से वहाँ हमें स्क्वायर करना पड़ता था, तब हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लेनी पड़ती थी। यहाँ पर हमारा एवरेज निकल रहा है आसानी से, तो क्यों हम आगे स्टेप में जाएं? ये है, इसी वजह से ऐसा करते हैं। अब ये हमारी, अब हम इस करंट की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और हमारी पावर डीसी पावर आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इनपुट एसी पावर की। इनपुट एसी पावर, तो थोड़ा स्पीड में काम करते हैं। इनपुट एसी पावर, यहाँ पर पीएसी क्या होगी, आरएमएस करंट ली जाएगी ना, और यहाँ पे आरएफ प्लस आरएल, जो मैंने बात कही थी कि अब आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताएंगे, तो वो टाइम अब आ गया है। तो देखो वहाँ पर हम क्या लेते थे, जरा डीसी में ध्यान करो, डीसी इक्वल टू आरएल। यहाँ पर हमने आरएफ प्लस आरएल क्यों लिया और आरएल क्यों लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने आरएफ प्लस आरएल लिया, यहाँ पर सिर्फ आरएल क्यों लिया, क्योंकि जरा सर्किट डायग्राम बता के बताना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा डायोड होता था, यहाँ पर लोड कनेक्ट होता था, सुनो यहाँ पे वो सेकेंडरी कॉइल रहती थी, ट्रांसफार्मर रहता था। तो हमारे जो एसी के कंपोनेंट्स होते हैं, एसी कंपोनेंट्स होते हैं, वो शुरुआत से लेकर आउटपुट तक प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम डायोड और इस लोड दोनों का रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, और डीसी कंपोनेंट्स हमें डायोड के बाद मिलते हैं, इसी वजह से हम सिर्फ लोड रेजिस्टेंस काउंट करते हैं। तो यही एक बात है और कुछ नहीं, इसी वजह से ऐसा। अब चलो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर करते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी आरएमएस आएगी I/m/2। कैसे आएगी, इसको अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो बना के, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहोगे कमेंट करके तभी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, तो एसी पावर आ जाएगी Im/2 होल ऑफ स्क्वायर RF प्लस RL। चलिए अब हम उस अपने एफिशिएंसी वाले फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो ईटा इक्वल टू डीसी पावर हमारी आई थी, अरे उसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। डीसी पावर हमने कैलकुलेट नहीं करी थी, इतनी आएगी। और ये हमारी एसी पावर आएगी, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा, तो ईटा आ जाएगा 4/π² RL/RF प्लस RL। तो ये एफिशिएंसी आई, और इसको और आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में निकालना हम और हाँ, डायोड का रेजिस्टेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, डायोड का रेजिस्टेंस जो होता है वो लोड रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत बहुत कम होता है डायोड का रेजिस्टेंस। तो इसको हम RF प्लस RL को RL ही मान लें, तो ईटा हमारा आ जाएगा ये कट जाएगा 4/π² आ जाएगा। इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो ईटा इक्वल टू आपकी एफिशिएंसी आएगी 40.6, जो कि एक ख़राब रिजल्ट है। इसकी ईटा की एफिशिएंसी की वैल्यू से ये पता चलता है कि हमारा जो रेक्टिफायर है ये बहुत ही ख़राब रेक्टिफायर है एसी को डीसी में बदलने का, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है, और ये सिर्फ 40.6% ही यूज कर रहा है अपनी पावर को, बाकी सब अपनी वेस्ट कर रहा है। बाकी इसकी 59.4% इनपुट पावर का कोई यूज़ नहीं कर रहा है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर जो एफिशिएंसी आई है उसमें हमने अदर लॉसेस को काउंट ही नहीं किया। दूसरे लॉसेस जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लोड रेजिस्टेंस, वो हीट कर गया तो वो भी कुछ अपने अंदर पावर कंज्यूम करेगा, तो उनको हमने काउंट नहीं किया, तब है, ठीक है, तब ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरी बैड डिवाइस है। दिस डिवाइस इज़ वेरी पुअर टू कन्वर्ट AC इंटू DC। तो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में मैंने 2 पॉइंट बताया था और कहा था कि जब आपको मैथमेटिकल एनालिसिस करवाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे से। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। वहाँ पे हमने यही 2 पॉइंट लिखे थे कि क्यों पुअर डिवाइस है, क्योंकि ये सिर्फ 40% ही यूज़ कर रहा है और उसमें हमने अदर लॉसेस काउंट नहीं किया, तब 40%। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलने थे इसकी नेक्स्ट वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर के साथ, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, और बता दिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर एक पुअर डिवाइस है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।